आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं ख्वाहिश इश्क भाग 10। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से सभी फेस्टिवल्स एंजॉय किए होंगे। तो हम भी फिर से आ चुके हैं आपके पसंदीदा कपल दीक्षम की ख्वाहिश इश्क का 10वां भाग लेकर। 9वां भाग तो आप सभी को याद होगा, जहां सक्षम दीक्षा को अपने होटल में लेकर जाता है, जहां उसने अपनी फैमिली के लिए पेंट हाउस बनवाया था। तो अब उससे आगे की कहानी एंजॉय कीजिए। आप उस रूम में जाइए और जल्दी से रेडी होकर आइए। उसकी बात सुनकर दीक्षा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया और सक्षम के दिखाए हुए रूम की तरफ बढ़ गई। वहां बेड पर एक बॉक्स रखा हुआ था, जिसे देखकर दीक्षा ने जब उसे खोला तो उसमें एक बहुत ही प्यारा सिंपल और एलिगेंट सा गाउन रखा हुआ था, जिसे देखकर दीक्षा की आंखों में चमक उतर आई। उसी के साथ बॉक्स में ज्वेलरी भी रखी हुई थी, जिसे देखकर दीक्षा मुस्कुराते हुए गाउन को लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। दीक्षा के रूम में जाने के बाद सक्षम इधर उधर देखता है तो सब कुछ बिल्कुल वैसे ही किया गया था जैसा कि उसने बताया था। ये देखकर वो खुश हो जाता है और खुद भी चेंज करने के लिए एक रूम में बढ़ जाता है। जल्दी ही सक्षम रेडी होकर बाहर आता है। इस समय वो दिखने में काफी स्मार्ट और डैशिंग लग रहा था। उसने चारकोल ब्लैक कलर का पैंट पहना था, साथ ही उसने ब्लैक कलर की टी शर्ट डाल रखी थी। शर्ट के बाजू फोल्ड की हुई थी, जिससे उसके आर्म के मसल्स बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहे थे। उन हाथों की शोभा बढ़ाता हुआ उस पर एक महंगा वॉच, बालों को अच्छे से सेट किया हुआ था। इस समय अगर कोई भी सक्षम को देखता तो एक बार मुड़कर देखने की चाह जरूर होती। वो अभी अपने रूम से बाहर आया ही था, तभी उसके कानों में दीक्षा के रूम के गेट खुलने की आवाज आती है। इसी के साथ वो मुड़कर देखता है तो दीक्षा उसके सामने खड़ी थी। इस समय सक्षम बाकी सारी बातों भूलकर दीक्षा में ही खो गया था। अभी उसका दिल कह रहा था कि वो दीक्षा को सबसे छुपा के कहीं रख दे, ताकि कोई भी दीक्षा को देख ना सके। दीक्षा ने ऑरेंज कलर की सिंपल गाउन पहन रखी थी, जिस पर ब्लैक वेस्ट बेल्ट लगा हुआ था, जो उस गाउन की सुंदरता को और बढ़ा रहा था। हल्के से मेकअप और बालों का मैसी बन, जिसमें से कुछ बाल उसके चेहरे पर भी लटक रहे थे। होठों पर लगी हुई ऑरेंज लिपस्टिक, जो उसके चेहरे को चार चांद लगा रही थी। गले में बड़े से पेंडेंट के साथ ग्रीन और ऑरेंज के पर्ल वाली नेकलेस। इसी के साथ कानों में दो छोटे छोटे ऑरेंज कलर के बटन, जो उसके लुक को कंप्लीट कर रहे थे। वहीं दीक्षा की नज़र जब सक्षम पर जाती है तो उसका भी हाल सक्षम से कुछ अलग नहीं था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। तभी सक्षम उसके पास आया और उसके पास घुटनों पर बैठते हुए अपने एक हाथ को आगे किया, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा बुके था, जिसमें रोज और ऑर्किड्स के फूल थे। दीक्षा ने जब उस बुके की तरफ देखा तो खुश होते हुए उस बुके को ले लिया। इसी के साथ सक्षम ने अपने हाथ को आगे करके कहा, वाइफ जी, वुड यू लाइक टू डांस विद मी? उसकी बात सुनकर दीक्षा ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। इसी के साथ सक्षम अपने फ़ोन में जल्दी से सॉन्ग प्ले करता है और दीक्षा के साथ डांस करने लगता है। कुछ देर में डांस खत्म होता है तो सक्षम दीक्षा को लेकर एक तरफ को बढ़ जाता है। जब दीक्षा वहां पहुंचती है तो वहां का नज़ारा देखकर तो हैरान हो जाती है। ये उस पेंट हाउस का एक एरिया था, जिसमें एक वॉल पूरी ग्लास की बनी हुई थी, जिससे दूर दूर तक शहर दिख रहा था। सारे शहर में चल रही लाइट्स देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दूर दूर तक जुगनुओं का एक झुंड है जो चमक रहा है। ये देखकर दीक्षा बहुत खुश होती है और वो जल्दी से उस वॉल की तरफ बढ़ जाती है। वो उससे लगकर खड़ी होते हुए बाहर देखने लगती है। बाहर चलती हुई गाड़ियां और सारे शहर को जगमगाते हुए देखने का अलग ही एक्सपीरियंस था, जिसे दीक्षा अपनी आंखों में बस समा लेना चाहती थी। वही सक्षम अपनी जगह खड़ा हुआ उसके एक्सप्रेशन को देखकर मुस्कुरा रहा था। इस समय उसकी मुस्कुराहट बहुत दिलफरेब थी। कुछ देर तक देखते रहने के बाद सक्षम बहुत ही प्यार से उसे अपनी बाहों के दरमियान लेकर खड़ा हो गया। उसने पीछे से उसे बाहों में भरा हुआ था और दीक्षा के साथ ही बाहर देख रहा था। उसके ऐसे बाहों में लेने से दीक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, हस्बैंड जी, ये सब कितना प्यारा है ना? उसकी बात सुनकर सक्षम ने हल्के से उसके कंधे पर चूमते हुए कहा, सही कहा, ये सारे नज़ारे आज से पहले कभी भी इतने सुंदर नहीं दिखे। मैं चाहता हूँ कि अब आप हमेशा इसी तरह मेरी बाहों के दरमियान रहें सारी ज़िंदगी, क्योंकि अब आपके बिना ये ज़िंदगी सोची भी नहीं जा सकती मुझसे। उसकी बात सुनकर दीक्षा अपने सर को सक्षम के सीने से लगाकर बोली, अब तो ये बाहें ही मेरा सुकून है और मैं इस सुकून को छोड़कर कहाँ जाऊंगी। बस आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। कभी सोचा भी नहीं था आपसे मुझे इतना प्यार हो जाएगा, और अब जब हो गया तो ये प्यार कम लग रहा है।
ऐसा लगता है जैसे हर पल ये प्यार बढ़ता ही जाएगा। उसकी बात सुनकर सक्षम उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर देता है। दोनों कुछ देर ऐसे एक दूसरे को महसूस करते हुए खड़े रहते हैं। कुछ देर बाद सक्षम कहता है, 5G, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या हम खाना खा सकते हैं? मुझे बहुत भूख लग रही है। दीक्षा हाँ में अपना सर हिला देती है। इसी के साथ सक्षम दीक्षा को लेकर वहीं रखे टेबल पर चला जाता है। दूसरी तरफ टीना के घर पर हॉल में मिसेस आहूजा अपने सर पर हाथ रखकर बैठी हुई थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो टीना को क्या जवाब दें। आज फिर उसने वही सवाल किया था कि कब तक उसे इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मिसेस आहूजा ने उसे कहा कि जल्दी ही कोई ना कोई रिजल्ट मिल जाएंगे। उनकी बात को सुनकर टीना कुछ देर के लिए शांत हो गई। अभी मिसेस आहूजा यही सोच रही थी कि अचानक से उन्हें टीना के कमरे से तोड़-फोड़ की आवाज़ आने लगी। तभी टीना ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं सक्षम, तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तुम ऐसा मेरे साथ। मेरे प्रपोजल को ठुकरा कर तुमने उस गंवार को अपनाया है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उसे तुमसे दूर कर दूंगी। हाँ, ये सही रहेगा। जो वो तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाएगी तो तुम्हारे पास मेरे पास आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। तभी मिसेस आहूजा उसके कमरे में पहुंचती हैं और उसे पकड़कर बेड पर बिठाते हुए कहती हैं, टीना बच्चा, मेरी बात सुनो। अभी तुम कुछ नहीं करोगी। तुम यही चाहती हो ना कि वो लड़की सक्षम से दूर हो जाए? तो ठीक है, बस मेरी बात सुनो। जल्दी ही मैं उसे अलग कर दूंगी, लेकिन तुम तब तक शांत रहोगी, प्रॉमिस करो। उनकी बात सुनकर टीना खुश होते हुए मिसेस आहूजा से कहती हैं, सच मॉम, आप सच कह रही हैं ना? आप उस गंवार को मेरे सक्षम से दूर कर देंगी? मिसेस आहूजा हाँ में अपना सर हिला देती हैं। तो टीना जल्दी से उनके गले लग जाती है। मिसेस आहूजा उसके बालों में हाथ फेरते हुए मन ही मन कहती हैं, दीक्षा, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आज तक मैंने अपनी बेटी की ख्वाहिश को उसके बोलने से पहले ही पूरा किया है, तो आज भी मैं उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अगली सुबह जब सक्षम दीक्षा के साथ घर पहुंचता है तो देखता है घर में कोहराम मचा हुआ है। ये देखकर दोनों जल्दी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वहीं रुककर खड़े हो जाते हैं। वह अक्षरा, प्रियांशु और ईशान के बीच किसी बात को लेकर बहस चल रही थी। दोनों उनसे कुछ दूर खड़े होकर सुनने लगते हैं। ईशान, मुझे नहीं लगता स्विट्ज़रलैंड सही रहेगा। अक्षरा, अरे विदेश क्यों जाना जब जन्नत अपने ही देश में हो, और कश्मीर से अच्छी जगह और कहाँ हो सकती है। अपने देश की मिट्टी और साथ ही जन्नत, और उसमें अपने प्यार का साथ। तभी प्रियांशु कहता है, लेकिन पेरिस तो सिटी ऑफ लव है, तो हम उसे डिसाइड क्यों नहीं करते। ईशान, प्रियांशु भाई और दिया, आप दोनों से मैं छोटा हूँ ना? उसके ऐसे पूछने पर दोनों कंफ्यूज होकर उसे देखने लगते हैं। तो ईशान फिर जोर देते हुए पूछता है, मैं आप दोनों से छोटा हूँ ना? उसकी बात पर दोनों हाँ में सर हिला देती हैं। तो वो आगे कहता है, ठीक है, फिर तो डन रहा कि मेरी डिसाइड की गई लोकेशन ही रहेगी। उसकी बात सुनकर दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी काकी वहाँ आती है और ईशान के कान को खींचते हुए कहती है, अब छोटा होने का हवाला देकर क्या मनवाया जा रहा है। उसकी बात सुनकर अक्षरा जल्दी से कहती है, देखिए ना काकी, हम सब भाई के लिए हनीमून ट्रिप की लोकेशन डिसाइड कर रहे हैं, पर यह है कि अपनी बातों में हमें उलझाकर अपने बताए गए लोकेशन को कंफर्म करवा रहा है। उसकी बात सुनकर ईशान बोला, अरे पर मैंने अच्छा लोकेशन बताया है, आप ही बताओ। काकी, अगर ये लोकेशन अच्छा नहीं होता तो क्या मैं कभी ऐसे फोर्स करता? आप तो जानते हो ना मैं कितना मासूम सा बच्चा हूँ। मैं तो कभी गलत बात भी नहीं बोलता। उसकी बात सुनकर दीक्षा और सक्षम जो वहीं खड़े सबकी बातें सुन रहे थे, उन्हें हंसी आ गई। उनके हंसने की आवाज़ से सबका ध्यान उस तरफ चला गया और वहाँ सक्षम और दीक्षा को देखकर सब एक दूसरे को देखने लगे। तो सक्षम बोला, अरे मेरा शरीफ भाई बच्चा ईशान, एक काम कर तू ना हमसे ही पूछ ले कि हमें कहाँ जाना है। इससे तुम सबकी बहस का टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। उसकी बात सुनकर ईशान बोला, वाह भाई, क्या आइडिया दिया है आपने, ये आइडिया तो मुझे आया ही नहीं। उसकी बात सुनकर अक्षरा उसे सर पर टपली मारते हुए कहती है, हाँ हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है ना कि हम भाई भाभी को सरप्राइज गिफ्ट दें, वो भी उनसे पूछकर। नहीं। उसकी बात सुनकर ईशान अपनी आंखें बंद कर लेता है, साथ ही अपनी जीभ को अपने दांतों के बीच दबा लेता है। इस समय वो बहुत ही क्यूट लग रहा था। तभी दीक्षा बोली, वैसे मैं आप सबको एक आइडिया दूँ? उसकी बात सुनकर ईशान जल्दी से दीक्षा के पास आ जाता है और कहता है, हाँ भाभी माँ, आप बताइए ना। दीक्षा कहती है, हमारा कहीं भी अकेले जाने का मन नहीं है, तो क्यों ना हम सब एक साथ बिताएं, डिफरेंट गेम्स खेलें। उसकी बात सुनकर ईशान एक्साइटेड होते हुए कहता है, वाह भाभी माँ, आप बेस्ट हो, इसीलिए ही तो मैं कहता हूँ। तभी सक्षम कहता है,
सही कहा दीक्षा ने। अकेले घूमने से अच्छा है कि हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। उसके बाद सुनकर सबने सहमति जताई और सब खुश भी थे। वहीं दूसरी तरफ एक 4 BHK फ्लैट में राजीव अपने रूम में बैठा था। उसने आज छुट्टी ली हुई थी, इसीलिए वो रूम में बैठा हुआ खुद से ही बोला, मैं दीक्षा को कैसे बताऊं कि मैं उससे प्यार करता हूँ? क्या वो भी मुझसे प्यार करती है? अगर ऐसा है तब तो मैं खुशी से पागल ही ना हो जाऊं। फिर अपने फ़ोन में दीक्षा की फ़ोटो निकालता है जो उसने दीक्षा से छुपा कर क्लिक की थी। लेकिन ये फ़ोटो काफ़ी पुरानी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये कॉलेज की ही पिक्चर हो। दीक्षा ने रेड कलर का पटियाला सूट पहना हुआ था, बालों की चोटी बनाए हुए काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उस फोटो को देखते हुए राजीव कहता है, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मैंने तुम्हारी ये फ़ोटो खींची थी। पता भी कैसे होगा? उस समय तुम्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं रहता था। होता भी कैसे? तुम्हें फर्स्ट आने का भूत जो सवार था। पूरे कॉलेज में तुम इकलौती लड़की थी जिसका कोई भी दोस्त नहीं था। अगर सही मायने में कहूँ तो तुम्हारी सिर्फ एक ही दोस्त थी, तुम्हारी किताबें। पहले पहल तो मुझे तुमसे चिढ़ होती थी कि मेरे इतना मेहनत करने के बाद भी मैं तुमसे आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। लेकिन फिर बाद में मैंने हार मान ली। लेकिन पहली बार जब तुम्हें देखकर मेरा दिल धड़का था, ये वो वही दिन था जब तुम इस रेड सूट में कॉलेज आई थी। सच कहूँ तो उसके बाद किसी और को देखने का मन ही नहीं किया। हालांकि मैं ऐसा था जो हमेशा सोचता था कि कोई भी इंसान एक लड़की के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे गुजार सकता है। लेकिन अब देखो, अभी तक मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल भी नहीं किया और मैं बस तुम्हारा ही होकर रह गया हूँ। लेकिन जो भी है, मुझे तुम्हारा होना अच्छा लगता है। भले ही अभी तुम मेरी नहीं हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ जल्दी ही तुम्हें यह एहसास भी करवाऊंगा कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कितना गहरा है। कहते हुए वो अपने फ़ोन को अपने गले से लगा लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे उसकी बाहों में उसका फ़ोन नहीं बल्कि खुद दीक्षा ही हो। कुछ देर बाद राजीव कहता है, मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जल्दी ही अपने प्यार का एहसास करवाऊंगा, तब तक तुम मेरा इंतज़ार करना। वहीं दूसरी तरफ सक्षम अपने कैबिन में बैठा हुआ काम कर रहा था। तभी प्रियांशु उसके पास आकर कहता है, भाई अगर तू भूल गया है तो मैं याद दिलवा दूँ कि आज तुझे मीटिंग के लिए होटल इवनिंग स्टार में जाना है। उसके पास सुनकर सक्षम कहता है, नहीं भाई, नहीं भूला हूँ, बस कुछ मेल्स चेक करके ही निकल रहा हूँ। उसके बात सुनकर प्रियांशु हल्के से मुस्कुरा देता है और बाहर की तरफ चला जाता है। उसके जाने के कुछ ही देर में सक्षम भी अपने कैबिन से निकलता है और सीधे दीक्षा के कैबिन की तरफ बढ़ जाता है। जब वो कैबिन में पहुंचता है तो देखता है दीक्षा अपने फ़ोन पर कुछ देखकर स्माइल कर रही है। तो वो उसके पास आते हुए कहता है, क्या बात है वाइफ जी, आप अकेले अकेले मुस्कुरा रही हैं? दीक्षा उसकी तरफ अपना फ़ोन कर देती है और कहती है, आज कॉलेज की एक लड़की ने हमारे कॉलेज की कुछ फ़ोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, वही देख रही थी। सक्षम इन फोटोज़ को देखकर कहता है, तो आप अपने कॉलेज डेज को याद करके मुस्कुरा रही थी। वैसे एक बात बताऊं आपको? उसकी बात सुनकर दीक्षा उसको सवालिया नज़रों से देखने लगती है। तो वो आगे कहता है, आप कॉलेज टाइम में ना जाने कितनी लड़कों का क्रश होंगी। ये तो मुझे नहीं पता कि मैं किसी की क्रश थी या नहीं, पर यह ज़रूर पता है कि मेरा कोई क्रश नहीं था। सक्षम मुस्कुराते हुए कहता है, वो इसलिए क्योंकि आपको होना तो मेरा ही था ना, तो फिर किसी और पर क्रश कैसे आ सकता था? दीक्षा मुस्कुरा कर कहती है, वैसे अब इन बातों को छोड़िए और ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओहो, मैं तो आपको ये बताने आया था कि मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ। ये मीटिंग लंबी चलेगी तो आप घर चली जाइएगा, मैं घर पर ही आपसे मिलूंगा। उसकी बात सुनकर दीक्षा अपना सर हाँ में हिला देती है। तो सक्षम आगे बढ़कर उसके सर पर किस करता है और फिर कहता है, मेरी वाइफ जी का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ वो बाहर की तरफ बढ़ जाता है। वो अपने कार के पास पहुंचता है और अपनी कार लेकर निकल जाता है। उसके पीछे बहुत सारे गार्ड्स की गाड़ियां लगी हुई थी, लेकिन उन गाड़ियों के पीछे एक गाड़ी और भी थी जो कुछ अलग थी। उसके सभी ग्लास इतने काले थे कि अंदर देख पाना मुश्किल था। सक्षम अपनी मीटिंग के लिए निकल गया था, इस बात से अनजान कि उसकी गाड़ी का कोई पीछा कर रहा है। उसके दिल दिमाग में तो बस दीक्षा ही छाई हुई थी, जो हमेशा ही रहा करती थी। कुछ ही देर में सक्षम होटल पहुंच गया था। जैसे ही सक्षम की कार होटल के पोर्च में आकर रुकी, वह मिस्टर खंडेलवाल सक्षम जिससे मीटिंग के लिए आया है उसका पीए पहले से खड़ा इंतजार कर रहा था। उसने आगे बढ़कर सक्षम के कार का गेट खोला तो सक्षम अपने कोट का बटन लगाते हुए बाहर आया। उसके बाहर आते ही पीए ने आगे बढ़कर उसका वेलकम किया और रास्ता दिखाते हुए उसे एक तरफ को ले गया। उसके साथ ही उसके पीछे उसके गार्ड्स भी चले गए और ड्राइवर्स कार को लेकर पार्किंग लॉट में चले गए। वहीं जो वो काली गाड़ी उनका पीछा करते हुए वहां तक आई थी,
उससे एक आदमी बाहर आया जिसने ब्लैक कैप और मास्क लगा रखा था। वो अपने चेहरे को छुपाने की बहुत हद तक कोशिश कर रहा था। वो धीरे धीरे चलते हुए सक्षम की गाड़ी के पास आया तो उसने देखा सक्षम के सारे ड्राइवर चाय पीते हुए आपस में बातें कर रहे हैं। तभी उसने सबसे नजरें बचाते हुए एक लिफाफा सक्षम की कार में खिड़की के थ्रू डाल दिया, जो कि खुली हुई थी। उस लिफाफे में डालने के बाद वो जल्दी से अपने कार की तरफ बढ़ गया। अपने कार में बैठे हुए उसने किसी को कॉल किया, जिससे उधर से एक आवाज़ उभरी, बोलो क्या खबर है। सवाल को सुनकर जवाब देते हुए वो इंसान बोला, आपका काम मैंने कर दिया। उसकी बात सुनकर उधर से ठहाके की आवाज़ आई। कुछ पल बाद जब वो ठहाका रुका तो एक बार फिर से आवाज़ उभरी, वाह ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। इसी के साथ फ़ोन कट गया और वो इंसान वहाँ से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ आज दीक्षा को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ गड़बड़ होने वाली है। काफ़ी देर तक उसने अपना मन काम में लगाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं लगा तो उसने घर पर फ़ोन लगा दिया। वहाँ सबसे बात करने के बाद जब उसे तसल्ली हो गई तो उसने फ़ोन रखा और फिर से अपने काम पर ध्यान देने लगी। दूसरी तरफ सक्षम जब अपनी मीटिंग ख़त्म करके बाहर निकलता है तो राज के साथ साथ बाकी के गार्ड्स भी वहीं उसका वेट कर रहे थे, जो सक्षम के बाहर निकलते ही उसके पीछे पीछे चल दिए। सक्षम अपनी कार के पास पहुंचा तभी उसके फ़ोन पर कॉल आया। सक्षम ने जब चेक किया तो उस पर वाइफजी लिखा हुआ था, जिसे देखकर सक्षम के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने जल्दी से फ़ोन पिक किया। अभी सक्षम कुछ बोल ही पाता उससे पहले ही उधर से दीक्षा की घबराती हुई सी आवाज़ उभरी, क्या आप वहाँ से निकल गए? हाँ अभी अभी मीटिंग ख़त्म हुई है, लेकिन आपको क्या हुआ है? उसके बात सुनकर दीक्षा जल्दी से बोली, आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल चले आइए। उसकी बात सुनकर और ऐसे दीक्षा के उसके हॉस्पिटल पहुंचने का सुनकर वो घबराते हुए बोला, क्या हुआ वाइफ जी, सब ठीक है ना? आप मुझे हॉस्पिटल क्यों बुला रही हैं? दीक्षा जल्दी से बोली, वो काकी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है, आप जल्दी आ जाइए। यहाँ सब है लेकिन आप जल्दी से आ जाइए। उसकी बात सुनकर सक्षम ने गाड़ी में बैठते हुए राज को जल्दी चलने का इशारा किया और दीक्षा से बोला, आप घबराइए मत, मैं जल्दी ही पहुंच रहा हूं। कहते हुए उसने फ़ोन कट कर दिया और राज से और स्पीड से गाड़ी चलाने को बोला। कुछ ही देर में सक्षम हॉस्पिटल पहुंच चुका था। बाहर ही उसे दीक्षा दिखाई दी, जिसे देखकर वो जल्दी से दीक्षा के पास चला गया। दीक्षा उसे देखते ही उसके गले से लग गई। सक्षम ने उसको अपने गले से लगाते हुए उसका सर सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ काकी को? दीक्षा ने कहना शुरू किया, आज जब मैं ऑफिस से आई तो ईशान और अक्षरा एक रूम में बैठे हुए बातें कर रहे थे। उन्हें देखकर मैं भी वहीं बैठ गई। कुछ देर बातें करने के बाद मैं वहाँ से अपने रूम में चली गई और फ्रेश होकर जब किचन की तरफ जाने लगी तभी मुझे काकी के कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैंने वहाँ जाकर देखा तो काकी वहीं ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर दर्द दिखाई दे रहा था। उनका हाथ सीने पर था। मैं जल्दी से उनके पास गई और साथ ही सबको आवाज़ भी लगाई। तब तक मैं काकी के पास बैठी और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगी। तब तक अक्षरा और ईशान भी वहाँ आ ही गए थे, तो हम उन्हें लेकर यहाँ आ गए। उसकी बात सुनकर सक्षम ने कहा, काकी कहाँ हैं? काकी को आईसीयू में लेकर गए हैं, उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं डॉक्टर। उसकी बात सुनकर सक्षम बोला, माँ पापा कहाँ हैं? आज दोपहर को ही माँ का फ़ोन आया था कि वो लोग मंदिर जाएंगे आज जगराते के लिए। काकी नहीं गई थी उनके साथ, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। उसके बाद सुनकर सक्षम दीक्षा को लेकर आईसीयू की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए, जिसे देखकर सक्षम जल्दी से उसके पास पहुंच गया और डॉक्टर से पूछा, काकी कहाँ हैं? उसकी बात सुनकर डॉक्टर बोले, उन्हें हार्ट प्रॉब्लम है। हमने उनका स्कैन किया है तो उनके हार्ट पर हमें एक छोटा सा धब्बा देखने को मिला है। इसी वजह से वो आज उन्हें दर्द हुआ, वो बेहोश हो गई। डॉक्टर की बात सुनकर सक्षम बोला, तो क्या आप काकी ठीक हैं? क्या उनके हार्ट को पहले जैसा हेल्दी बनाया जा सकता है? उसकी बात सुनकर डॉक्टर बोले, हाँ ये ठीक हो सकती है, मैंने दवाई दी है जिसे उन्हें टाइम पर लेना होगा और अभी के लिए मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है जिससे जल्दी ही वो होश में आ जाएंगी और इसके बाद आप आराम से उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। उनकी बात सुनकर सक्षम ने उन्हें हाथ मिलाया और ईशान की तरफ देखा, जिसकी आंखों को देखकर पता चल रहा था कि वो थोड़ी देर पहले कितना रोया होगा। सक्षम उसकी सिचुएशन को महसूस कर सकता था, क्योंकि काकी से ही उन्हें अपनी माँ का प्यार मिला था। सक्षम आगे बढ़कर ईशान के सर पर हाथ रखता है तो ईशान जल्दी से उसके गले लग जाता है। तभी सक्षम कहता है, तूने सुना ना अभी डॉक्टर ने क्या कहा? काकी अब ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। उसकी बात सुनकर ईशान ने हाँ में अपना सर हिला दिया और उससे अलग हो गया।
कुछ ही देर बाद काकी को होश आ गया तो सब उन्हें वापस घर ले आए। घर पर अब तक प्रताप जी और अनीता जी भी आ गए थे। उन्हें पता चल चुका था कि काकी की तबीयत खराब है, लेकिन हॉस्पिटल आने से सक्षम ने मना कर दिया था, क्योंकि अब वो लोग हॉस्पिटल से वापस आ ही रहे थे। कुछ देर बाद सब घर पहुंच गए और काकी को वहीं सोफे पर बैठा दिया। तभी अनीता जी आकर उनके सामने खड़ी हो गई और उन्हें डांटते हुए बोली, दीदी आपको कहा था ना कि अगर ज़्यादा तबीयत खराब लग रही है तो हम रुक जाते हैं। काकी मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा नहीं है अनीता जी, मैं ठीक ही हूँ, बस इन्होंने ही मुझे हॉस्पिटल पहुँचा दिया, वरना मैं तो कितनी भली चंगी हूँ। उनकी बात सुनते ही सब उन्हें घूर कर देखने लगे तो काकी अपने हाथ खड़े करते हुए बोली, अच्छा बाबा मैं बीमार हूँ, आप खुश? उनकी बात सुनकर दीक्षा बोली, काकी आप खुद को बीमार मत कहिए, बस अगर आपकी तबीयत ठीक ना हो तो कभी भी अकेले घर में मत रहिएगा। उसकी बात सुनकर काकी ने हाँ में सर हिला दिया और फिर सक्षम से काकी को उनके रूम में आराम करने भेज दिया। वहीं बाकी सब भी अपने अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह जब सक्षम की नींद खुली तो सामने ही दीक्षा का चेहरा दिखा, जिसे देखकर उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ गई। दीक्षा ने पूरी तरफ से उसे पकड़ रखा था और उसके सीने में अपने चेहरे को छुपाए सो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने सॉफ्ट टॉय को पकड़ रखा है, जिसे वो अपने से दूर नहीं जाने दे सकती है। सक्षम उसे काफ़ी देर तक निहारता रहा, जिसकी नज़रें उसके चेहरे पर चारों तरफ घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इससे सुंदर दृश्य सक्षम को दोबारा दिखे या ना दिखे, इसीलिए वो अभी इसे अपने जहन में उतार रहा था। तभी दीक्षा ने करवट ली और सक्षम को छोड़कर दूसरी तरफ मुड़ गई, जिसे देखकर सक्षम की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। वो हल्के से उसे ऊपर उठा और उसके सर पर किस करते हुए बड़े प्यार से उसे गुड मॉर्निंग बोला। दीक्षा ने कसमसाते हुए अपनी आंखों को हल्के से खोलकर उसकी तरफ देखा और आगे बढ़कर जल्दी से उसके होंठों को छूकर गुड मॉर्निंग कहा और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली, जिसे देखकर सक्षम की मुस्कान गहरी हो गई। साथ ही आंखों में चमक लिए वो दीक्षा के सर को सहलाते हुए बोला, वाइफ जी उठ जाइए, अब सुबह हो गई है। नहीं आज मुझे नहीं उठना, मुझे नींद आ रही है, आप ऑफिस जाइए। सक्षम ओके बोलकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया और जल्दी वो फ्रेश होकर जिम के आउटफिट में बाहर आया और अपने जिम की तरफ बढ़ गया। लगभग 2 घंटे जिम में पसीना बहाने के बाद जब वो वापस अपने रूम में आया तो देखता है दीक्षा अभी भी सो रही है, जिसे देखकर उसने अपने मन में कहा, शायद काम के प्रेशर की वजह से थक गई होगी, आज सोने देता हूँ। कहते हुए वो वॉशरूम में चला जाता है। जल्दी वो नहा कर बाहर निकलता है और रेडी होकर बाहर आता है तो देखता है दीक्षा अभी भी सो रही है। ये देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो धीरे से दीक्षा के सर को छूकर बाहर चला आता है। जब वो बाहर सबके पास पहुंचता है तो वहाँ सब सक्षम को अकेला आता देखकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो सक्षम कहता है, अरे आप लोग परेशान मत होइए, वो शायद दीक्षा आजकल काम के प्रेशर से थक गई है तो उसकी आज नींद नहीं खुली, तो मैंने भी उसे आराम करने को कहा है और आप लोग भी उसे उठाइएगा नहीं। उसकी बात सुनकर अनीता जी बोली, ये लड़की बिना पता नहीं कब बड़ी होगी, मैंने उसे कितना समझाया पर नहीं। उनकी बात सुनकर सक्षम मुस्कुराते हुए उनके पास जाकर बोला, माँ आप परेशान क्यों हो रही हैं, ये सारा तो घर वही संभालती है और इसके साथ साथ वो ऑफिस का भी काम संभालती है। ऐसे में अगर उसे किसी दिन उठने का मन नहीं किया या देर से उठी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जब वो सबका ख्याल रख सकती है तो हमारा भी फर्ज बनता है ना उसका ख्याल रखने का। उसकी बात सुनकर अनीता जी की आंखें नम हो गई। शायद ऐसा ही दुल्हा वो अपनी प्यारी सी बच्ची के लिए चाहती थी। उन्होंने अपनी नम आंखों से ही मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। उनकी नम आंखों को देखकर ईशान अपने मूड में आते हुए बोला, वैसे माँ आपको पता है आंसू जो होते हैं ना वो आंखों के लिए ख़राब होते हैं, क्योंकि इससे ना डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। और आप बताओ, आप जैसे प्रीति माँ को जिससे पापा इतना प्यार करते हैं, इस एज पे आकर वो आपको छोड़कर दूसरी माँ ढूंढ लाए तो फिर सोचो हमारा क्या होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ इन आंसुओं को पोंछ लो वरना। उसके बात सुनकर अनीता जी ने उसके कान खींचते हुए कहा, सबसे पहले तो इस एज का मतलब क्या है तेरा? मैं क्या बुढ़ी हो गई हूँ? हाँ, और तू ये क्या कर रहा है माँ के साथ मस्ती? उनकी बात सुनकर ईशान अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो माँ, ऐसी गलती अब गलती से भी नहीं होगी जो मैं आपको बूढ़ी बोलूँ, भले ही आपकी उम्र 100 ही क्यों ना हो जाए। उसके इस बात को सुनकर सबने ठहाका लगा दिया। इसी के साथ सबने साथ मिलकर नाश्ता किया और फिर अपने अपने काम पर निकल गए। काकी का नाश्ता लेकर अनीता जी खुद उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। हालांकि डॉक्टर्स ने दवाई दी थी उन्हें लेकर, फिर भी अभी कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह दी थी, इसीलिए उनका खाना उनके रूम में ही ले जाया जा रहा था।
सक्षम ऑफिस पहुंचकर अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद जब उसकी नज़र अपनी घड़ी पर गई तो 11 बजता देखकर उसने दीक्षा को फ़ोन लगाने का सोचा और अपने फ़ोन को उठाकर सीधे दीक्षा को रिंग कर दिया। दूसरी तरफ दीक्षा अभी भी सो रही थी। जब उसके कान के पास उसकी फ़ोन रिंग हुई तो उसने गुनगुनाते हुए अपना हाथ बढ़ाकर फ़ोन को उठा लिया और कान के पास लगाते हुए बोली, कौन बोल रहा है यार, कोई मुझे चैन से सोने भी नहीं देता। उस ये बात इतनी इनोसेंटली बोली थी कि सक्षम ने अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं हुई और वो खिलखिलाकर हंस दिया। कुछ पल बाद उसने कहा, वाइफ जी क्या हुआ, आपको अभी भी नींद आ रही है? अब तो 11 बज चुके हैं और कितना सोएंगी? उसके बाद कानों में पड़ते दीक्षा झट से अपनी आंखों को खोलकर सामने लगी हुई घड़ी को देखती है, फिर चौंकते हुए अपने फ़ोन को देखकर कहती है, इतना टाइम हो गया, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? उसकी बात सुनकर सक्षम शरारती अंदाज में दीक्षा के सोए हुए पल में उसके किस करने को याद करते हुए कहता है, आपने इतने प्यार से परमिशन मांगा था तो मैं क्या ही कर सकता था, इसीलिए आपको सोने दिया। वैसे भी हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, अब तो सिर्फ उसको लॉन्च ही करना बाकी है, तो इस समय आपका काम ऑफिस में नहीं है, तो आज आप आराम कर सकती हैं। उसके बात सुनकर दीक्षा मुस्कुराते हुए हस्बैंड जी को लंबा खींचते हुए बोली, हस्बैंड जी आई लव यू। उसके ऐसा बोलने से अचानक ही सक्षम का दिल अपनी धड़कनों से रेस लगाने लगा। वो इतराते हुए कहता है, क्या बात है, आज मेरी वाइफ जी को मुझ पर और ज़्यादा प्यार आ रहा है। हाँ मेरे हस्बैंड जी, मैं कुछ भी करूं, प्यार या फिर गुस्सा आपको इससे क्या, आप क्यों जेलस हो रहे हैं? उसकी बात सुनकर सक्षम मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे बात तो सही, आपके हस्बैंड जी और आपके बीच आने का दुस्साहस मेरे जैसा प्यारा सा मनुष्य कैसे कर सकता है? लेकिन आप ना अपने इस प्यार से मूड को रात तक चेंज नहीं होने देना। मैं जल्दी ऑफिस से घर आ जाऊंगा और फिर आपकी जितनी इच्छा हो मुझे प्यार कर सकती हैं। उसकी ऐसी बात सुनकर दीक्षा के कान गर्म हो जाते हैं और गाल गुलाबी। वो जल्दी से अपना फ़ोन कट कर देती है। उसके ऐसे फ़ोन कट करने से सक्षम अपना फ़ोन देखता है, इसमें टू टू की आवाज़ आ रही थी। फिर दीक्षा की बातों को याद करते हुए उसके होठों की मुस्कान और आंखों की चमक और गहरी हो जाती है। वो धीरे से कहता है, आई लव यू टू वाइफ जी। वो दीक्षा की बातों को सोच रहा था तभी उसके कैबिन का डोर नॉक होता है, जिसकी आवाज़ से वो दीक्षा के ख्वाबों से बाहर आता है और कैबिन के गेट पर खड़े इंसान को अंदर आने को कहता है। जल्दी ही उसके कैबिन में उसके सामने उसके ड्राइवर खड़े थे, जिन्हें देखकर सक्षम सरप्राइज होते हुए कहता है, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर वो एक्चुअली आज जब मैं कार की सफाई कर रहा था तो मुझे ये एनवलप मिला, तो मैं आपको देने चला आया। मुझे लगा हो सकता है ये आपका कोई ज़रूरी कागजात हो। उसके बाद सुनकर सक्षम अपने हाथ आगे बढ़ा देता है, जिसे देखकर ड्राइवर वो लिफाफा उसके हाथ में रख देते हैं। तो सक्षम उन्हें जाने को कहता है और लिफाफे को उलट पलट कर देखने लगता है। लिफाफे को अच्छे से देख लेने के बाद सक्षम खुद से ही कहता है, ऐसा कोई भी लिफाफा मेरा तो नहीं है, लेकिन फिर ये मेरी कार में क्या कर रहा था? और फिर ड्राइवर को भी नहीं पता था इस बारे में। हो सकता है वाइफ जी का हो और कार में छूट गया हो। खैर देखता हूँ आखिर इसमें है क्या। कहते हुए सक्षम उस लिफाफे को खोलने लगता है तो उसमें उसे कुछ फोटोग्राफ्स दिखाई देते हैं, जिसे जैसे ही वो उन फोटोग्राफ्स की बैक साइड को देखकर उन्हें पलटता है वैसे ही उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। सामने दीक्षा और राजीव की तस्वीर थी, जिसे देखकर सक्षम की आंखों में नाराजगी के साथ गुस्सा झलकने लगता है। इसी के साथ वो एक एक करके सारे फोटोग्राफ्स को देखता है। किसी में राजीव ने दीक्षा का हाथ पकड़ा हुआ था, तो एक पिक्चर दिख रहा था जिसमें राजीव ने दीक्षा को गले लगाया हुआ है, तो वहीं कुछ फोटोग्राफ्स ऐसे भी थे जिनमें दीक्षा राजीव की बाहों में झूल रही थी और दोनों की नजरें एक दूसरे में उलझी हुई थी। ये सारे फोटोज देखकर सक्षम को अपने अंदर एक अलग से जलन महसूस होती है। वो गुस्से से उन फोटोज को वहीं जमीन पर फेंक देता है, जिससे सारे फोटोग्राफ जमीन पर इधर उधर बिखर जाते हैं। उन फोटोज के बिखरते ही उसमें से एक चिट बाहर आती है, जिसे देखकर सक्षम उस चिट को उठा लेता है। उस पर एक नंबर लिखा था और साथ ही अगर अपने बीवी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल करो लिखा था, जिसे देखकर सक्षम की आंखें बड़ी हो गई। वो मन ही मन सोचता है, क्या सच में कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? क्या दीक्षा मुझसे कुछ छुपा रही है? लेकिन उसका मेरे प्रति प्यार देखकर तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन इन फोटोज को कोई मेरे पास किस मकसद से भेज सकता है? सक्षम इसी सब उधेड़पुर में बैठा हुआ था और सोचे जा रहा था कि वो बात करे या ना करे। वहीं दूसरी तरफ दीक्षा नाश्ता करके वापस अपने रूम में आ गई और कुछ करने के बारे में सोचते हुए उसने अपने रूम में एक नज़र मारी तो वहाँ भी उसे करने को कुछ भी नहीं मिला। तभी उसकी नज़र सक्षम के बुक शेल्फ पर गई, जिस पर कई सारे नॉवेल्स रखे हुए थे, जिसे देखकर दीक्षा ने उनमें से एक बुक को उठा लिया और उसके पन्ने पलटने लगी। अभी उसे पढ़ते हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग किया।
फ़ोन के रिंग करते ही उसने तुरंत ही फ़ोन उठा लिया, क्योंकि इस समय वो बहुत बोर हो रही थी। उसने देखा राजीव का फ़ोन आ रहा है, ये देखकर वो फ़ोन पिक कर लेती है। तभी सामने से आवाज़ आती है, यार दीक्षा कहाँ हो तुम? उसकी बात सुनकर दीक्षा कहती है, क्यों क्या हो गया? यार मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ली थी लेकिन अब बोर हो रहा हूँ। उसकी बात सुनकर दीक्षा भी कहती है, सच में यार छुट्टी लेने के बाद सच में बोर होने लगता है। उसकी ये बात सुनते ही राजीव जल्दी से कहता है, क्या तुमने भी आज छुट्टी ली है? दीक्षा निराशा से सिर्फ कहती है, लेकिन उसके कहते ही राजीव कहता है, तो फिर क्यों ना हम मिले, इससे हमारी बोरियत भी दूर हो जाएगी। उसकी बात सुनते दीक्षा की आंखों में चमक आ जाती है। वो कहती है, वाह ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, कहाँ मिले? राजीव उसे एक एड्रेस सेंड करता है और जल्दी से आने का कहकर फ़ोन कट कर देता है। इसी के साथ वो अपने चारों ओर देखता है तो वो एक कैफ़े में खड़ा था। वहाँ उसने काफ़ी सुंदर सजावट कर रखी थी। वो उस सजावट को देखते हुए मन ही मन बोला, आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताकर ही रहूँगा, शायद तुम भी एक्सेप्ट कर लो। इसी के साथ वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और दीक्षा को याद करने लगता है। कुछ देर बाद दीक्षा वहाँ पहुँचती है तो कैफ़े को देखकर उसके अंदर की तरफ बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ सक्षम अभी भी इसी उधेड़पुर में था कि वो इस नंबर पर कॉल करे या ना करे। तभी उसके कैबिन का दरवाज़ा खुला और टीना अपनी खूबसूरत अदाओं के साथ चलते हुए सक्षम की तरफ बढ़ने लगी। सक्षम ने गेट खुलने की आवाज़ को सुनकर उस तरफ देखा। जैसे ही उसकी नज़र टीना पर पड़ी वो जल्दी ही अपनी स्थिति को सुधार कर सीधा बैठ गया। उसके चेहरे को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि अभी कुछ देर पहले ही वो इतने टेंशन में था। अभी उसके चेहरे पर किसी तरह के कोई भाव नहीं थे। टीना सक्षम की तरफ अपनी खूबसूरत अदाओं के साथ बढ़ रही थी। तभी उसकी नज़र फर्श पर पड़े उन फोटोग्राफ्स पर जाती है और जिसे देखकर वो जल्दी से उन फोटोज को उठा लेती है और अपने चेहरे पर शॉकिंग रिएक्शन लाते हुए कहती है, सक्षम ये तो तुम्हारी वाइफ है ना? ये ऐसे किसी की बाहों में क्या कर रही है? कहीं ये तुम्हें धोखा तो नहीं दे रही है? उसके बाद सुनकर सक्षम की आंखों में गुस्सा भर रहा था। वो झटके से अपनी चेयर से उठते हुए कहता है, ये मेरा और मेरी वाइफ के बीच का मैटर है और मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम इस मैटर में तुम्हारे ओपिनियन की ज़रूरत है। इसीलिए जिस भी काम से यहाँ आई हो अपनी बकवास का बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो यहाँ से। उसे अपनी बात से गुस्सा होते देख टीना के होंठों पर एक कुटिल मुस्कान छा जाती है। वो सक्षम को भड़काते हुए कहती है, क्या हो गया मिस्टर ठाकुर? मैंने सच कह दिया तो आपको कड़वा लग गया, लेकिन आपको सच में अपनी बीवी पर इतना भरोसा है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जहाँ तक मुझे लगता है ये फोटोज तो असली ही हैं। वैसे अगर तुम्हें इन सच्चे सबूत को झुटलाकर अपनी झूठी बीवी पर यकीन करना है तो कर सकते हो। मैं तो यहाँ बस तुम्हें एक डील ऑफर करने आई थी, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम मेरी दी हुई डील को एक्सेप्ट करोगे। इसीलिए मैं ना तो अपना टाइम वेस्ट करूँगी ना ही तुम्हारा। वैसे भी अभी तुम्हारा समय बहुत कीमती है, क्योंकि अभी तो तुम्हें ये भी सोचना है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें धोखा दे रहा है या फिर फोटोज झूठे हैं। अब चलती हूँ मैं, कहते हुए टीना सक्षम की जिंदगी में आग लगाकर वहां से निकल जाती है। बाहर जाते हुए उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी और चेहरे पर एक सुकून। उसके जाते सक्षम जो अब तक अपने गुस्से को काबू में किए हुए था वो जल्दी से अपना फ़ोन उठाता है और साथ में वो चिट भी जिस पर नंबर भी लिखा हुआ था उसने जल्दी से नंबर डायल कर उस पर फ़ोन लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही दीक्षा उस कैफ़े का गेट खोलकर अंदर आती है उसके ऊपर फूलों की पंखुड़ियों की बारिश होने लगती है, जिसे देखकर वो सरप्राइज रह जाती है। एक पल को उसके दिल में ये ख्याल आता है कि कहीं वो गलत एड्रेस पर तो नहीं आ गई, उसने किसी और को सरप्राइज तो ख़राब नहीं कर दिया। वो जल्दी से अपना फ़ोन निकाल कर चेक करती है तो उस पर यही का एड्रेस लिखा था। ये देखकर वो अपनी नज़रें इधर उधर घुमाती है कि कहीं तो उसे राजीव नज़र आ जाए, लेकिन उसे राजीव भी कहीं नज़र नहीं आता। तभी उसके कानों में आवाज़ आती है, इधर उधर नज़र घुमाने से मैं नहीं मिलूंगा तुम्हें। मुझे पता है ये सब देखकर तुम हैरान हो, लेकिन हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तुम्हारे ही लिए है। आज मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन ना जाने सामने आने पर हिम्मत होगी या नहीं होगी, इसलिए तुम्हें इस तरह बता रहा हूँ। तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था कॉलेज में, तभी से तुमसे एक कनेक्शन सा फील होने लगा था, लेकिन पहले अपने कंपटीशन की वजह से चिढ़ता रहा और अपनी फीलिंग को नज़रअंदाज करता रहा। लेकिन धीरे धीरे समझ आ गया कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन तब तक शायद देर हो गई थी और तुम अपना कॉलेज कंप्लीट कर चुकी थी। लेकिन देखो, इसे किस्मत का खेल कहना ही सही होगा कि एक बार फिर तुम मेरी नज़रों के सामने आई और इस बार तो तुम्हारी और मेरी दोस्ती भी हो गई। इसीलिए मैं अब ज़्यादा देर नहीं करना चाहता, तुमसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, दैट आई लव यू। दीक्षा जैसे जैसे बातें सुनती जा रही थी उसकी आंखें चौड़ी होती जा रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे लास्ट लाइन राजीव ने
उसके जस्ट पीछे से कहीं हो। इसीलिए वो तुरंत पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे राजीव अपने हाथों में फूल का गुलदस्ता लिए अपने घुटनों पर बैठा हुआ सर को झुकाए हुए था और गुलदस्ते को दीक्षा की तरफ बढ़ा रखा था। ये देखकर दीक्षा तो बस ऐसे ही हो चुकी थी जैसे काटो तो खून नहीं। उसके दिमाग ने तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वहीं जब राजीव को काफी देर तक दीक्षा का कोई भी रिएक्शन नहीं मिला तो वो अपना सर उठाकर देखता है तो सामने दीक्षा को देखकर हैरान रह जाता है। सक्षम जल्दी से उस नंबर पर फोन करता है। उधर से रिंग बजते ही फोन रिसीव हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे सामने वाला सक्षम के फोन के इंतजार में ही बैठा हो। सक्षम को यह देखकर हैरानी होती है। वो जैसे कुछ बोलने जाता है उधर से एक भारी आवाज उभरती है। मुझे पता था तुम मुझे कॉल जरूर करोगे। वैसे तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि जो भी फोटोज मैंने तुम्हें भेजी हैं वो सब असली हैं। किसी भी तरह का फोटोशॉप नहीं किया गया। अगर तुम्हें अपनी पत्नी पर भरोसा है तो मैं कल उस भरोसे को तोड़ने का बंदोबस्त भी कर दूंगा। उसकी बात सुनकर सक्षम कहता है, तुम्हारा ये सब करके क्या फायदा है? मेरा मतलब तुम ऐसे भी कोई संत महात्मा तो हो नहीं कि हर किसी को उसकी वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बताते घूमो। तुम सीधे सीधे बताओ कि तुम्हें दीक्षा के पीछे किसी को क्यों लगाया है। उसकी बात सुनकर उधर से ठहाके की आवाज सुनाई देती है। वहीं दूसरी तरफ दीक्षा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। तभी काफी देर से रिस्पॉन्स ना पाकर राजीव अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखता है तो शॉक रह जाता है क्योंकि दीक्षा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लेकिन साथ ही इस खूबसूरती की वजह उसके मांग में चमकता सिंदूर और गले में पड़ा हुआ मंगलसूत्र भी था। हालांकि सिंदूर ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि दीक्षा ने साइड मांग की हुई थी जिस वजह से उसका सिंदूर काफी हद तक ढक गया था। लेकिन गले में पड़ा हुआ मंगलसूत्र साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर राजीव जल्दी से उठ खड़ा होता है। उसकी आंखों में आंसू की बूंदें झिलमिला रही थी। साथ ही उसकी आंखों में गुस्सा भी दिखाई दे रहा था। वो उसी गुस्से में अपने आंखों को रगड़कर साफ करते हुए कहता है, तुम्हारी शादी कब हुई और तुमने अब तक मुझसे अपनी शादी की बात छुपाकर मेरे जज्बातों के साथ क्यों खेला? आखिरी के शब्द बोलते हुए उसने अपनी आवाज तेज कर ली। तभी दीक्षा एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, पहले तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना, तभी कुछ बोलना। मेरी शादी काफी पहले हो चुकी है, लगभग 9 महीने होने जा रहे हैं। मैंने कभी भी तुमसे इस बात को छुपाया नहीं। इनफैक्ट अगर मुझे तुम्हारी फीलिंग के बारे में पहले पता होता तो मैं तुम्हें पहले ही सब बता चुकी होती। उसकी बात सुनकर राजीव एक बार फिर गुस्से से कहता है, तो फिर तुम पहले जब भी मुझसे मिलने आई तुमने अपने इस मंगलसूत्र और सिंदूर को क्यों छुपा कर रखा था? मैंने कभी इन्हें छुपाया नहीं। मैं बालों को हमेशा ऐसे ही बांधती हूँ, इसीलिए सिंदूर छुप जाता है। और जहाँ तक रही बात मंगलसूत्र की, तो पहले मैं जब भी तुमसे मिलने आई हूँ फॉर्मल में आई हूँ और मंगलसूत्र उस वजह से ढक गया। और कभी तुम्हें शादी की बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि कभी मौका ही नहीं मिला बता पाने का। उसकी बात सुनकर राजीव वहीं धम से चेयर पर बैठ जाता है। अब उसकी आंखों में भी कोई गुस्सा नजर नहीं आ रहा था। अगर कुछ था उसकी आंखों में तो वो था सिर्फ और सिर्फ निराशा और आंसू जो उसे संभाले नहीं संभल रहा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद राजीव ने एक बार फिर से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारे पति का नाम क्या है? क्या तुम उसके साथ खुश हो? उसकी बात सुनकर दीक्षा भी वहीं चेयर पर बैठते हुए कहती है, मैंने तुम्हें अपना दोस्त कहा है, इसीलिए तुम्हें पूरा हक है मेरे बारे में जानने का। मेरे हस्बैंड का नाम है सक्षम सिंह ठाकुर और हाँ, मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शायद अब उसके बिना मैं अपनी जिंदगी की कल्पना भी ना कर सकूं। उसकी बात सुनकर राजीव मुस्कुराते हुए कहता है, अगर आज के मेरे प्रपोजल से तुम्हें बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि तुम किसी और की वाइफ हो। दीक्षा हल्के से स्माइल के साथ कहती है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी राजीव। अगर और हाँ, मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि प्यार कभी भी किसी से भी पूछ कर नहीं होता। प्यार तो बस एक एहसास है जो कभी भी किसी से भी हो जाता है। बस मैं तुमसे यही आशा करती हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ और अपने लिए एक सच्चे जीवन साथी की तलाश करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हारी जिंदगी में ज़रूर आएगी और मैं नहीं चाहती मेरा दोस्त ऐसे देवदास बनकर घूमे। उसकी बात सुनकर राजीव मुस्कुरा कर कहता है, वैसे मिसेस ठाकुर, आपको नहीं लगता कि अगर मिस्टर ठाकुर को पता चल गया कि आप मुझसे मिल रही हैं तो उन्हें जेलस फील होगी? उसकी बात सुनकर दीक्षा मन ही मन कहती है, सही सोचती थी मैं तुम्हारे बारे में। तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। मुझे बुरा ना लग जाए इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। पर मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारी ये दोस्त तुम्हारी जिंदगी को सही रास्ते पर लाकर रहेगी। तुम्हारी लाइफ में एक बहुत ही अच्छी और तुमसे प्यार करने वाली लड़की को लाऊंगी। उसे ऐसे सोच में गुम देखकर राजीव उसके चेहरे के सामने हाथ घुमाकर कहता है, मैंने मिस्टर ठाकुर का नाम इसलिए नहीं लिया कि तुम उनकी यादों में ही खो जाओ। उसकी बात सुनकर दीक्षा कहती है, वैसे मैं सोच रही थी कि तुम कभी भी हस्बैंड जी से नहीं मिले हो ना। चलो आज मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। राजीव उसे घूर कर कहता है,
तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम इस जख्म पर नमक छिड़क रही हो? उसकी बात सुनकर दीक्षा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, नहीं, मैं नमक नहीं छिड़क रही, बस तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। कहते हुए वो राजीव का हाथ पकड़कर बाहर लाती है और फिर दोनों साथ में सक्षम के ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सक्षम जैसे भी सामने वाले से सवाल पूछता है, उधर से ठहाके की आवाज़ आती है और इसी के साथ वो कहता है, तुम्हें पता नहीं लेकिन पैसों के लिए उसने कॉलेज में काफ़ी लड़कों को धोखा दिया है, जिसमें से एक मैं भी था। अब बारी तुम्हारी है, इसीलिए मैंने सिर्फ तुम्हें आगाह किया है, आगे तुम खुद समझदार हो। कहते हुए वो फ़ोन कट कर देता है और सक्षम किसी गहरी सोच में गुम हो जाता है। सक्षम क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, ये तो अगले भाग में ही पता चलेगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।